तो हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि एडिशनल कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। पहला है आपका डबल सॉल्ट और दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। डबल सॉल्ट्स होता क्या है, कोई भी सॉल्ट लिया हमने, सिंपल सॉल्ट KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O। एक से ज़्यादा सॉल्ट लिए, उनको इवेपोरेट किया। क्या किया? इवेपोरेटेड। तो हमें जो सॉल्ट मिला वो क्या मिला, देखो, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। KCl में आयोनिक बॉन्ड है, MgCl2 में आयोनिक बॉन्ड है, H2O में कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन जब इन सबको मिलाते हैं और एवोपोरेट करते हैं तो फिर हमें क्रिस्टल एक सॉल्ट मिलता है नया। उसमें कहने का मतलब पहले के इंटरेक्शन जो थे उसके बाद और इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहा है कोई सिंपल सॉल्ट। ठीक है, तो ये आपका डबल सॉल्ट बन गया। इसे बोलते हैं कार्नालाइट। ये डबल सॉल्ट बन गया। ठीक है, अब इसको अगर हम डिज़ोल्व करें, इसको अगर हम सॉल्यूशन में, वाटर में, ठीक है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिया हमने वाटर, इसको अगर डिज़ोल्व करें तो देखो क्या बनेगा, K प्लस प्लस Cl माइनस एक्वस प्लस Mg2 प्लस, कितने क्लोरीन हैं, 2 और 3 प्लस 6H2। ये सारे आयंस, ये रेडिकल्स आपस में डिसोसिएट हो गए। मतलब जो रेडिकल जैसे पोटेशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, ये अपनी आइडेंटिटी रिटेन रख रहे हैं। मतलब जो आपका साल्ट है उसने तो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी, लेकिन जो रेडिकल है वो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखे हैं। पोटेशियम अपना टेस्ट देगा, क्लोराइड अपना खुद का टेस्ट देगा, मैग्नीशियम अपना खुद का टेस्ट देगा। लेकिन जैसे KCl MgCl2, ये KCl K प्लस Cl माइनस में टूट गया, मतलब KCl की आइडेंटिटी लूज़ हो गई, MgCl2 की आइडेंटिटी लूज़ हो गई। लेकिन किसकी आइडेंटिटी बनी हुई है? रेडिकल्स की आइडेंटिटी बनी हुई है। तो ऐसे 19वीं सेंचुरी में इस तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। उसी में आपका जैसे पहला एग्जांपल ये हो गया। पहले हम डबल सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का विचार कैसे आया इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एडिशनल कंपाउंड्स क्या होते हैं? सिंपल सॉल्ट्स को ऐड करके इवोपरेट करने से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें एडिशनल कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलते हैं। अब जैसे हमने K2SO4 Al2SO4
पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको वाटर के साथ मिलाया और इवोपोरेटेड किया तो हमें क्या मिला, एक नया क्रिस्टल मिला, नया सोल्ट मिला। इनके मिलने से एक नया सोल्ट बन गया, नए क्रिस्टल बने, Al2SO4 24H2O। तो 24H2O यहाँ लगा देंगे। ये है एलम, पोटास एलम। अगर इसको हमने सोलवेंट वाटर में डाला, मतलब इसका सॉल्यूशन बनाया, तो वो सॉल्यूशन जो मिलेगा उसमें पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम में कन्वर्ट हो गया, सल्फेट SO4 2-, कितने सल्फेट, 4 सल्फेट हैं, 3 ये और ये, प्लस एल्यूमिनियम 3+ का टेस्ट देगा। ये सब एक्वस में है क्योंकि हमने वाटर मिलाया है, और 24H2O, मतलब पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम और सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम और सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, और 24H2O। मतलब ये रेडिकल, सल्फेट एक रेडिकल है, पोटेशियम एक रेडिकल है, एल्यूमिनियम एक रेडिकल है। सल्फेट आपका पढ़ा होगा बेसिक रेडिकल है, एल्यूमिनियम और पोटेशियम आपके एसिडिक रेडिकल है, एसिड रेडिकल है। इनके टेस्ट देंगे ये। तो रेडिकल ने अपनी आइडेंटिटी तो रिटेन रखी, रेडिकल ने अपनी खुद की आइडेंटिटी तो रिटेन रखी, लेकिन पोटेशियम सल्फेट ने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी, एल्यूमिनियम सल्फेट ने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी। मतलब डबल सॉल्ट उन्हें कहेंगे। ये वे ऐसे एडिशनल कंपाउंड जिनको किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो सोल्ट्स हैं, डबल सोल्ट है, वो अपनी खुद की आइडेंटिटी तो लूज़ कर देता है, लेकिन उसमें उपस्थित सभी आयंस या रेडिकल्स का टेस्ट देता है। मतलब वो रेडिकल अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं, मूलक बोलते हैं हिंदी में, मूलक। वो अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखती है। ये एल्यूमिनियम का टेस्ट देगा, ये सल्फेट का टेस्ट देगा, ये पोटेशियम का टेस्ट देगा। ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल और है, आपने नाम सुना होगा मोहर सोल्ट। उसको कैसे बनाते हैं, फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस 6H2O, इसको इवेपोरेट किया तो हमें क्रिस्टल मिले। वो क्रिस्टल किसके मिले, FeSO4 NH4 फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। इसे बोलते हैं मोहर सोल्ट। क्या बोलते हैं इसे, मोहर सोल्ट। अब फेरस सल्फेट नहीं रहा, जैसे ही इसको अपन डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, ये क्या बन जाएगा, Fe2+ प्लस SO4 2- प्लस NH4 प्लस 6H2O। सभी आयंस अपने अपने में चले गए, फेरस सल्फेट अमोनियम। तो यहाँ पर फेरस और अमोनियम तो क्या है, आपके बेसिक रेडिकल हैं, और सल्फेट क्या है, एसिडिक रेडिकल है। तो रेडिकल अपनी आइडेंटिटी को तो रिटेन रखते हैं। दो बातें बता रहा हूँ मैं। कौन आइडेंटिटी लूज़ कर रहा है, डबल सोल्ट आइडेंटिटी लूज़ कर रहा है, लेकिन रेडिकल आइडेंटिटी को बना के रखते हैं। तो ऐसे सोल्ट्स को, ऐसे एडिशनल प्रोडक्ट को, ऐसे एडिशनल कंपाउंड को बोलते हैं डबल सोल्ट।
डबल सॉल्ट मतलब ऐसे एडिशनल कंपाउंड जिनको किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने पर वो खुद की आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं, लेकिन उसमें जो रेडिकल है उनकी आइडेंटिटी बनी रहती है। वो रेडिकल अपने टेस्ट देते हैं, मतलब वो डबल सॉल्ट रेडिकल में टूट जाता है कम्प्लीटली। तो इसको समझने में कोई दिक्कत है नहीं, सबका टेस्ट आ गया, ठीक है। फिर हमने इसी तरह से एक और कंपाउंड लिया, सेम ऐसा का ऐसा ही, KCnFeCN2, KCnFeCN2। ये क्या है? पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड। तो ये भी क्या है? एक तरह के सॉल्ट्स हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हमने सोचा इसको भी इवेपोरेट करते हैं। हमने क्या किया? इसको भी इवेपोरेटेड कर दिया। तो हमें क्या मिला? एक सोल्ट मिला। तो पहले सोचा कि ये भी डबल सोल्ट ही होगा, ठीक है। इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया या किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया, सॉल्यूशन बनाया। अब देखा जाए तो सॉल्यूशन क्या करना चाहिए? पोटेशियम का टेस्ट देना चाहिए, साइनाइड का टेस्ट देना चाहिए, Fe2+ का टेस्ट देना चाहिए। भाई 3 रेडिकल है इसमें, लेकिन पोटेशियम का टेस्ट तो देता है, लेकिन साइनाइड का टेस्ट नहीं देता, Ih+2 का टेस्ट नहीं देता। यहीं से दिक्कत खड़ी हो गई। साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में आया कि ये कौन सा कंपाउंड है भैया जिसको इवेपोरेट करने से हमने सॉल्ट बनाया था, 2 सॉल्ट को इवेपोरेट करने से हमने सॉल्ट बनाया था। उस सॉल्ट का जब उसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो उसके रेडिकल ने टेस्ट ही नहीं दिया, मतलब वो रेडिकल नहीं बने। इसका मतलब क्या है? ये कंपाउंड क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स मतलब इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल था, इसलिए क्या नाम रख दिया इसका? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फिर बाद में साइंटिस्ट आए, वर्नर थ्योरी आई, उन्होंने एक्सप्लेन किया किस तरीके से इंटरेक्शन होते हैं। तो फिर पता चला कि इसमें 2 तरह के इंटरेक्शन हैं। इसमें आयोनिक इंटरेक्शन भी है और इसमें कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट लगभग एक ही है, देखेंगे हम आगे क्या डिफरेंस है। तो इसमें आयोनिक इंटरेक्शन भी है और कोवेलेंट इंटरेक्शन भी है। तो जो कोवेलेंट इंटरेक्शन वाले हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हुए, वो उनके आयंस, उनके रेडिकल ने टेस्ट नहीं दिया, वो एक नया कंपाउंड बन गया। कहने का मतलब जो सॉल्ट्स मिलने से कंपाउंड बना है उन सॉल्ट्स की आइडेंटिटी बनी रही। वो जो आपका सॉल्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अगर इसको हम डिज़ोल्व करेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसको हमने क्या किया? डिज़ोल्व किया वाटर में, तो इसने अपनी आइडेंटिटी को कुछ हद तक बना के रखा, पूरी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं किया। और ये क्या बना? इस रिएक्शन से K4FeCN6 ये बना है। तो यहाँ पर 4 ले लेंगे, ठीक है, साइनाइड 4 और हो गया 6, ठीक है। तो अब ये ब्रैकेट क्यों लिखा, ये छोटा ब्रैकेट क्यों लिखा, इसको बाहर क्यों लिखा, ये सारा स्टडी करेंगे हम आगे। देखो क्या हुआ, इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे डबल सॉल्ट में हो रहा था वैसे यहाँ पर नहीं हो रहा। 4KCN+FeCN2 इसको हमने इवेपोरेटेड किया तो क्या मिलना चाहिए? सॉल्ट मिलना चाहिए। तो वो सॉल्ट हमें क्या मिला? K4
FeCN6। और जब इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो 4K+, ये बाद में एक्सप्लेन किया था वर्नर ने कि इसमें 2 टाइप की वैलेंसीज होती है, ठीक है। उसने कोबाल्ट अमोनिया वाली रिएक्शंस भी की थी, तो बहुत इम्पोर्टेंट है 4-। तो कितने आयन बने, ये पोटेशियम और ये हेक्सासाइनो, ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट बोलेंगे इसको आगे, ठीक है, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। अब इसमें क्या हुआ कि पोटेशियम का टेस्ट तो मिल गया, लेकिन एक नए कंपाउंड का टेस्ट मिला जो हमें पता नहीं था उस टाइम पे। कहने का मतलब है उस टाइम पे साइंटिस्ट को पता नहीं था कि ये बना क्या, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। एक अलग ही टेस्ट दे रहा है, ना तो आयरन का दे रहा है ना साइनाइड का दे रहा है, एक अलग ही टेस्ट दे रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर जो कंपाउंड था उसने कुछ हद तक आइडेंटिटी लूज़ की, लेकिन मैक्सिमम अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखा, अपनी आइडेंटिटी को क्या रखा, रिटेन रखा। तो किसकी आइडेंटिटी लूज़ हो गई, रेडिकल्स की आइडेंटिटी लूज़ हो गई। देखो यहाँ पर फेरस रेडिकल आना चाहिए लेकिन नहीं आया, उसने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया। साइनाइड नहीं आया, उसने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया। तो कौन आया, ये जो डबल सोल्ट है इसने खुद की अपनी आइडेंटिटी को बना के रखा। तो ये डबल सोल्ट नहीं है, फिर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसको डबल सोल्ट नहीं बोले। डबल सोल्ट किसको बोलेंगे, जो अपनी खुद की आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने के बाद, वो अपने रेडिकल में टूट जाते हैं कम्प्लीटली। ये कम्प्लीटली अपने रेडिकल्स में नहीं टूटते, इसीलिए इनको क्या बोला, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोला, बोलो बेटा जी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें लिखी होती है मेटल और लिगेंड। इसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ये जो मेटल है इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम या लिगेंड्स, सॉरी सेंट्रल मेटल एटम्स या आयन। और ये जो एल है इसे क्या बोलेंगे, इस एल को बोलेंगे लिगेंड। ये लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स। बताऊंगा लिगेंड्स क्या हैं। लिगेंड्स मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कैटायन हो सकते हैं, ठीक है। जो मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उन्हें लिगेंड बोलते हैं। ये एन जो है ये है नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स। ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, ये नंबर ऑफ लिगेंड्स है। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है तो इसे क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन अगर ये बाइडेंटेड है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होगा, इसका डबल होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। समझाएंगे ऐसा क्यों होता है। अब क्या होगा कि इस ब्रैकेट के बाहर जो लिखा होगा उसे बोलेंगे आयोनिक स्फीयर। इधर क्या होगा, इधर होगा कैटायन। ये कैटायन क्या कहलाएगा, आयोनिक स्फीयर। और हो सकता है इधर क्या हो, किसी कॉम्प्लेक्स में इधर भी हो सकता है, किसी में इधर भी हो सकता है, दोनों में एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। मैक्सिमम में ऐसा होता है कि या तो इधर होता है या इधर होता है या फिर न्यूट्रल होता है, सिंपल कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है किसी किसी में, ठीक है। तो पीछे होगा तो क्या होगा, अनायन। ये भी क्या होगा, आयोनिक स्फीयर, आयोनिक स्फीयर।
कभी कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे भी डायरेक्ट चार्ज होता है, अनायन कैटायन नहीं होता। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है वो आयन होता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें मैंने बताई। ब्रैकेट को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके अंदर मेटल और लिगेंड होते हैं। लिगेंड और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। n नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं, लेकिन ये अगर मोनोडेंटेड है तो उसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। l लिगेंड्स हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स आपके अनायन हो सकते हैं, कटायन हो सकते हैं, ग्रुप्स हैं, और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, इस तरह से क्लोरीन, ब्रोम, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसोनियम, साइनो, इस तरीके से लिगेंड होते हैं जो आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहली क्लास में बहुत बेसिक चीज़ें बताई मैंने। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, उसको समझाने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज दी गई। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी, उसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, फिर हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। दो तरह की आइसोमेरिज्म होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें 5-6 टाइप के क्लासिफिकेशंस हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अलग अलग तरह की होती है, स्क्वायर, प्लेनर और टेट्राहेड्रल में किस तरीके से आइसोमेरिज्म देखते हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ कमियां रह गई थी, उनको सुधार किया फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद में उसकी लिमिटेशंस पढ़ने के बाद फिर हम जाएंगे LFT, चार्ज ट्रांसफर एक्सेट्रा, जॉन टेलर थ्योरम। ठीक है, ये सब हमें कवर करना है। और भी जो कुछ टॉपिक हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह, ये हाई लेवल पे आता है। ग्रेजुएशन लेवल पे जो मैंने बताया वो सब आता है। और हाँ, स्पेशली नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये वाला टॉपिक हम करेंगे। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी के एप्लीकेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशंस, इसमें क्या क्या हैं, और भी लिगेंड्स के टाइप, ये सब हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।